Hi guys, welcome to my channel. And today in this video we are going to learn about the education under the British Raj. देखिए अगर हम एजुकेशन के बारे में पढ़ेंगे तो ये दो फेजेस में हुआ था. फर्स्ट वाज अंडर कंपनी रूल एंड सेकंड वाज अंडर क्राउन रूल. तो सबसे पहले हम कवर करेंगे कंपनी रूल का. ओके, अगर हम कंपनी रूल की बात करें तो ये हमारा 1857 तक जितने भी डेवलपमेंट्स हुए ये कंपनी रूल के अंडर थे और 1857 से लेकर 1947 तक ये हमारे ब्रिटिशर्स का था, क्राउन रूल था ये. ओके, आई विल कम ऑन स्लाइड्स आफ्टरवर्ड्स, पर मैं पहले कोशिश करूंगी स्लाइड्स में सबसे एंड में आपको पूरी दिखा दूंगी. ओके, बट राइट नाउ आई एम ट्राइंग कि मैं आपको जनरली एक कहानी की तरह इसको समझाने की कोशिश करूं. दैट विल बी मच बेटर. ओके, तो लेट्स अंडरस्टैंड कि भाई ब्रिटिशर्स जो थे, ईस्ट इंडिया कंपनी जो थी, वो इतना क्यों चाहती थी कि एजुकेशन में डेवलपमेंट हो. ऐसा क्या मोटिव था? क्या वो सच में ऐसा करना चाह रहे थे कि इंडियंस की मदद करना चाह रहे थे या उनकी भलाई चाह रहे थे? सो लेट्स सी द रीजंस. देखिए सबसे पहला रीजन तो ये था क्लर्कियल पोजीशन. अब क्लर्कियल पोजीशन का क्या था कि ब्रिटिशर्स चाहते थे कि मतलब जो इंडियंस थे उनको थोड़ा बहुत एजुकेट करके हम इन क्लर्कियल पोजीशन पर उनको बिठा दे, ताकि क्या है ना कि ब्रिटिश ब्रिटिश से या फिर ब्रिटेन से जितने भी ऑफिशियल्स आते थे ना, वो बहुत ज़्यादा हाईली पेड थे, उनमें बहुत ज़्यादा पैसा जाता था, उनकी तनख्वाह बहुत ज़्यादा होती थी, जिसकी वजह से ना वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव नहीं पड़ रहा था. पर अगर इंडियंस को ही पढ़ा लिखा कर अगर क्लर्कियल पोजीशन पे बिठा दिया जाता है तो वो बहुत ज़्यादा कॉस्ट इफेक्टिव बन जाएगा. इट विल बिकेम कॉस्ट इफेक्टिव. इसलिए ये चाहते थे कि एजुकेशन को इम्प्रूव किया जाए या फिर लेके आया जाए. सेकेंडली वो एक तरीके की क्लास बनाना चाहते थे. दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास जो कि उनके लिए लॉयल हो, ब्रिटिशर्स के लिए वो लॉयल हो. सो दे वांटेड टू क्रिएट अ क्लास विच वाज ब्रिटिश लॉयलिस्ट. ओके, और बल्कि वो जो है ना वो वेस्टर्न एजुकेशन और वेस्टर्न कल्चर को सुपीरियर माने और ब्रिटिश रूल को अप्रिशिएट करें इंडिया में. तो ऐसी क्लास बनाना चाह रहे थे. थर्डली, जो हमारे यहाँ के एनलाइटेंड इंडियंस थे ना, वो सोच रहे थे कि भाई अच्छी बात है अगर आप एजुकेशन कर देते हैं तो एजुकेशन विल बी रेमेडी फॉर सोशल, इकोनॉमिकल एंड पॉलिटिकल इविल्स. जितने भी हमारे सोशल, पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इल्स हैं, इविल्स हैं हमारी कंट्री में, उसका शायद समाधान निकल जाए बाय वे ऑफ एजुकेशन. एनलाइटेंड इंडियंस की ये थॉट प्रोसेस थी. एंड फोर्थली हम बात करें तो क्रिश्चियन मिशनरीज थे. क्रिश्चियन मिशनरीज का क्या थॉट था कि भाई अगर आप इन्हें वेस्टर्न एजुकेशन दे दोगे तो जो इंडियंस हैं उनका बिलीव अपने गॉड पे, अपने रिलीजन पे खत्म हो जाएगा और फिर वो सीधे सीधे क्रिश्चियनिटी की तरफ अट्रैक्ट हो जाएंगे और क्रिश्चियनिटी अपना लेंगे, तो उनका काम हो जाएगा. पर ये जो सारे रीजंस है ना, ये तो थोड़े बाद के हैं. दे आर फॉर आफ्टरवर्ड्स, आफ्टर मैथ वाले रीजंस हैं. इनिशियल फेजेस में क्या रीजंस रहे, लेट्स सी दैट. देखिए 1726 में मेयर्स कोर्ट एस्टैब्लिश हो गया था इन मद्रास, बॉम्बे एंड कैलकटा. पर जो इंडिया की पॉपुलेशन थी ना वो मोस्टली इंडियन थी या मुस्लिम थी. और अब इन ब्रिटिशर्स को क्या पता भाई इंडियन मुस्लिम के लॉज क्या होते हैं, ट्रेडिशंस क्या होती हैं, तो दे डिडंट नो अबाउट दैट. ओके, तो फिर उन्होंने क्या किया, दे वांटेड समवन कि भाई पढ़ लिख कर आए और हमारी मदद करे, है ना. अब इसकी अंडरस्टैंडिंग के लिए उन्हें चाहिए था कि भाई उनको अंडरस्टैंडिंग रहे रिलीजन की और कस्टम की. और इस पर्पस के लिए उन लोगों ने, ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने, दो इंस्टीट्यूशंस बनाए. अब वो दो इंस्टीट्यूशंस कौन कौन से थे? सबसे पहला था कैलकटा मद्रासा एंड द सेकेंड वन वाज संस्कृत कॉलेज. बाय द नेम एज यू कैन अंडरस्टैंड कि भाई ये मुस्लिम्स के लिए होगा, मुस्लिम लॉज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए, और ये हमारे हिंदी हिंदू लॉज एंड अंडरस्टैंडिंग के लिए होगा. ओके, अगर हम आज की डेट में देखा जाए तो ये कैलकटा मद्रासा जो है ना वो आज की डेट में आलिया यूनिवर्सिटी है. एंड दिस संस्कृत कॉलेज इन टुडेज वर्ल्ड इज संपूर्णनंदा. Let me write this name first over here. Okay.
संपूर्णानंद संस्कृत विश्वविद्यालय। ओके, सो दिस इज द नेम। अब हम आगे चलते हैं तो ये देखते हैं, 1 मिनट, लेट मी मेक अ टाइमलाइन। देखिए 1781 में कैलकटा मद्रासा बना था, 1791 में संस्कृत कॉलेज बना था और 1800s में फोर्ट विलियम कॉलेज बन गया था। अब ये जो फोर्ट विलियम कॉलेज बना था ना, इट वाज फॉर द ट्रेनिंग ऑफ सिविल सर्वेंट्स ऑफ द कंपनी, जो कि कंपनी के जितने भी ब्रिटिश ऑफिशियल्स होते थे या सिविल सर्वेंट्स होते थे उनकी ट्रेनिंग के लिए ये कॉलेज बना था, ताकि वो लैंग्वेज और कस्टम्स जो कि इंडिया में रहते हैं उनमें एक्सेल कर पाए। क्योंकि क्या होता था, ब्रिटिश ऑफिशियल्स को इंटरेक्ट करना पड़ता था स्टेट्स के रूलर्स के साथ। अब जो भी स्टेट्स के रूलर्स होते थे वो तो इंग्लिश में बात करते नहीं थे, तो ब्रिटिश ऑफिशियल्स को बेटर अंडरस्टैंडिंग के लिए ट्रेनिंग दिया जाता था इन फोर्ट विलियम कॉलेज। ओके, अब ये कैलकटा मद्रासा और संस्कृत कॉलेज के बारे में थोड़ा जाने तो दिस वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग, और इस समय पर वॉरेन हेस्टिंग ही गवर्नर जनरल थे। संस्कृत कॉलेज के टाइम पर जो गवर्नर जनरल थे वो हमारे थे कॉर्नवालिस। कॉर्नवालिस वाज द गवर्नर जनरल, बट कॉर्नवालिस ने ये संस्कृत कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट नहीं किया था। इट वाज डंकन जॉनथन डंकन जिसने संस्कृत कॉलेज का एस्टैब्लिशमेंट किया था, है ना, और ये बनारस में था, टू स्टडी हिंदू लॉ एंड फिलोसफी। ये देखिए इसका स्लाइड। ओके, सो कैलकटा मद्रासा वाज एस्टैब्लिश्ड बाय वॉरेन हेस्टिंग टू स्टडी मुस्लिम लॉ। संस्कृत कॉलेज वाराणसी was established by Jonathan Duncan to study Hindu law and philosophy, and Asiatic School of Bengal 1784. Okay, ये दूसरा है, this is not the 1800s one. It was founded by William Jones to understand Indian culture, Orientalism. अभी ओरिएंटलिज्म के बारे में आप इतना अभी मत सोचो, लेट मी टेल यू मोर अबाउट इट, देन ओनली यू गो थ्रू इट। देखिए क्या हुआ कि इसके बाद, ये पर्टिकुलरली इसके बाद की बात करते हैं, फोर्ट विलियम के बाद की बात करते हैं, कि जो हमारे एनलाइटेंड इंडियंस थे और क्रिश्चियन मिशनरीज थे, हमने पहले ही देख लिया कि भाई इनके रीजंस क्यों थे, एजुकेशन को प्रमोट करने के दोनों के अलग अलग रीजंस थे, बट दे एक्सर्टेड प्रेशर ऑन ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी कि भाई आप एजुकेशन में अब रिफॉर्म्स करो और एजुकेशन को प्रमोट करो, मॉडर्न और सेक्युलर वेस्टर्न एजुकेशन शुड बी प्रमोटेड, उनका ये मानना था। ठीक है, फिर हमारा जब ये चार्टर एक्ट ऑफ 1813 आया तो इस समय पर जो हमारे वाइस रॉय गवर्नर जनरल थे, इस समय तक गवर्नर जनरल हुआ करते थे, वो थे लॉर्ड मिंटो। ओके, आपने सुना होगा मॉरले मिंटो रिफॉर्म्स भी हुए थे, राइट? तो इस समय पे मिंटो थे। अब ये चार्टर एक्ट 13 कैसे अलग था, इसको मैग्ना कार्टा भी बोला जाता है। ओके, I'm sorry I confused it with something else. It is not called the Magna Carta. Woods Dispatch को Magna Carta बोलते हैं। Okay, ये तो 1 minute, my pen is giving some issues. Okay. अब ये जो एक्ट था 1813 का, हाउ वाज इट डिफरेंट फ्रॉम द अर्लियर एक्ट्स? भाई पहले भी तो आए थे, ये जो हमारी कैलकटा, सॉरी, यूनिवर्सिटीज, आई डोंट नो व्हाई आई एम फंबलिंग यार, ये जो कैलकटा मद्रासा कॉलेज और ये सारे, मतलब ये बहुत सारे इंस्टीट्यूशंस पहले भी बन चुके थे, तो भाई चार्टर एक्ट ऐसा कौन सा डिफरेंट था? देखिए क्या हुआ था 1813 के टाइम पे, ये जो पहले के जितने भी हमारे, चाहे वो कैलकटा मद्रासा हो, संस्कृत कॉलेज हो, एशियाटिक, ये सोसाइटी ऑफ बंगाल एंड व्हाटएवर दे आर, ये ना सारे इंडिविजुअल एफर्ट्स थे। पर 1813 में क्या किया गया था, इट वाज अ स्टेट एफर्ट। ये एक तरीके से स्टेट एफर्ट था कि भाई जो ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी है वो इन टोटलिटी एक्सेप्ट कर रही है रिस्पॉन्सिबिलिटी कि भाई हमें ही एजुकेट करना है इंडियंस को, किसी एक इंसान पर पूरा भार नहीं है, जिसकी वजह से एज अ रिजल्ट ऑफ विच 1813 से लेकर 1857 तक ब्रिटिशर्स ने अच्छी खासी थोड़ी सी, मतलब एस्टैब्लिशमेंट किए थे, बहुत सारे स्कूल्स खोले थे, कॉलेजेस करे थे, है ना। सो इट हैपेंड बिटवीन दिस पीरियड। अच्छा, इसका जो सबसे ज्यादा खास बात है वो है कि ब्रिटिशर्स ना 1 लाख रुपीज पर एनम अलॉट कर रहे थे, डिसबर्स कर रहे थे कि भाई आप ना एजुकेशन को इम्प्रूव करो जितना कर सकते हो। ओके, सो दे वर डूइंग दैट। लेट्स नो मोर अबाउट इट। यहीं से पैदा हुए थे हमारे एंग्लिसिस्ट और ओरिएंटलिस्ट।
थोड़ा सा इसको स्ट्रक्चर्ड फॉर्म में देख लेते हैं। देखिए चार्टर एक्ट 1813 का था, ये एनकरेज कर रहा था कि भाई इंडियंस को पढ़ाओ लिखाओ, थोड़ा होशियार बनाओ और प्रमोट करो नॉलेज ऑफ मॉडर्न साइंसेस इन दी कंट्री। ओके, ये कह रहा था कि भाई मॉडर्न साइंसेस को भी कंट्रीज में बहुत ज्यादा मोटिवेट करो, एनकरेज करो, इसको प्रमोट करो ताकि ये बड़े, लोगों की अंडरस्टैंडिंग बढ़े, है ना। और इसी कारण की वजह से कंपनी ने 1 लाख रुपीज ग्रांट किए थे, सैंक्शन किए थे कि भाई एनुअली इतने डिस्पोज होंगे और आपको इसी पर्पस के लिए, ये नॉलेज के लिए, मॉडर्न साइंसेस के लिए, पढ़ाई लिखाई के लिए आपको ये पूरा पैसा इन्वेस्ट करना है, ठीक है। पर ये जो चार्टर एक्ट था ना, इसने कुछ ड्रॉबैक्स भी थे। अब वो ड्रॉबैक्स में क्या था कि इसने कुछ चीजें स्पेसिफाई नहीं करी थी, इट डिड नॉट स्पेसिफाई फ्यू थिंग्स। ओके, अब वो फ्यू थिंग्स क्या क्या थी? सबसे पहली बात तो था मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन, कि किस भाषा में इंस्ट्रक्ट किया जाएगा, किस भाषा में पढ़ाया जाएगा, इंग्लिश होगी या वर्नाकुलर होगी, ये किसी को भी नहीं पता था, तो इस पे लड़ाई चल रही थी। कोई भी क्लियरिटी नहीं थी भाई कि मॉडर्न स्टडीज पढ़ाई जाएंगी, मॉडर्न साइंसेस पढ़ाए जाएंगे, या फिर ट्रेडिशनल और मॉडर्न साइंसेस, ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न साइंसेस पढ़ाए जाएंगे, है ना। तो देयर वाज अ कंफ्यूजन कि आप सिर्फ मॉडर्न साइंसेस पढ़ाओगे या ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न साइंसेस पढ़ाओगे। अब इसी बेसिस पे दो तरीके की क्लास बनी है हमारी। ओके, लेट अस अंडरस्टैंड दैट एज वेल। देखिए दो तरीके की जो क्लास बनी, सबसे पहली थी हमारी एंग्लिसिस्ट एंड द सेकेंड वन वाज ओरिएंटलिस्ट। एंग्लिसिस्ट बिलीव्ड इन इंग्लिश प्लस मॉडर्न साइंसेस। वो कह रहे थे कि आप ना सिर्फ मॉडर्न साइंसेस पढ़ाओ, आप ये फालतू की ट्रेडिशनल नॉलेज वगैरह मत दो। कुछ एंग्लिसिस्ट ये भी कह रहे थे कि भाई इंग्लिश और वर्नाकुलर में होनी चाहिए। सम एंग्लिसिस्ट वो फेवरिंग वर्नाकुलर लैंग्वेज एज वेल, बट मोस्ट ऑफ देम वो फेवरिंग इंग्लिश ओनली। ओके, अब ओरिएंटलिस्ट जो थे वो बोल रहे थे कि आप ना वर्नाकुलर लैंग्वेज में पढ़ाओ प्लस ट्रेडिशनल और मॉडर्न स्टडीज पढ़ाओ, मॉडर्न साइंसेस पढ़ाओ। ओके, सो दे वर फेवरिंग वर्नाकुलर एंड ट्रेडिशनल प्लस मॉडर्न साइंसेस। ये हो गया हमारा बंटवारा। अब चलो इनकी लड़ाई तो चलती रही। अब इसी लड़ाई के चलते क्या हुआ कि ये जो हमारा 1 लाख रुपीज डिसबर्स होने थे इन 1813, अब वो जाके इनकी लड़ाई की वजह से 1823 में अलॉट हो पाए। अच्छा, ऐसा नहीं है कि इसके बाद इनकी लड़ाई खत्म हो गई हो, इनकी लड़ाई तब भी चलती रही थी। ओके, पर इसके बाद आए हमारे लॉर्ड, 1 मिनट, हाँ जी, तो इसके बाद आए हमारे लॉर्ड मैकॉले। ठीक है, अब लॉर्ड मैकॉले आए थे, उस समय पर हमारे जो गवर्नर जनरल थे वो थे विलियम बेंटिक। विलियम बेंटिक वॉज दी गवर्नर जनरल। और जो ये मैकॉले जी थे ना, ये बिलीव करते थे कि जो इंडियन लर्निंग है इट इज इंफीरियर टू यूरोपियन लर्निंग। ये कह रहे थे कि भाई इंडियन लर्निंग बहुत ज्यादा इंफीरियर है टू यूरोपियन लर्निंग और इंडियन लर्निंग को नीचे ही रखना चाहिए। तो ऑब्वियसली इन्होंने फिर किस चीज का फेवर किया होगा? दे फेवर्ड एंग्लिसिस्ट, ही फेवर्ड एंग्लिसिस्ट, जो कि इंग्लिश को प्रेफर कर रहे थे, इंग्लिश प्लस मॉडर्न साइंसेस। ओके, अब इनके फेवर की वजह से भाई ऑब्वियस सी बात है, अगर मैकॉलेज ही फेवर कर रहे हैं तो फिर यही चीज इंप्लीमेंट होगी ना। तो फिर यहाँ पर क्या हुआ, मैकॉलेज मिनट में, मैकॉले मिनट में क्या हुआ कि मैकॉले जी साइड कर गए एंग्लिसिस्ट की तरफ, है ना। और उन्होंने बोला कि इंग्लिश प्लस वेस्टर्न साइंसेज ही का ही बढ़ावा दिया जाएगा। और इस चीज को विलियम बेंटिक जी ने भी अप्रूव कर दिया। विलियम बेंटिक ऑल्सो सेड यस टू द सेम थिंग। अब जो ये ब्रिटिशर्स थे ना, ब्रिटिश एजुकेशन सिस्टम था, वो चाह रही थी कि हम एक नया क्लास क्रिएट कर दें। और वो कैसा क्लास होगा? दैट विल बी इंडियन इन ब्लड एंड कलर। ब्लड और कलर में तो वो इंडियन होंगे, बट इंग्लिश इन टेस्ट, इन ओपिनियन, इन मॉरल्स एंड इन इंटेलेक्ट। So they wanted to create a class which would be Indian in blood and color, but English in taste, in opinion, in morals and in intellect. ठीक है, और इस चीज का एम क्या था? इस क्लास को बनाने का एम क्या था भाई? इनको एजुकेट करके वो करना क्या चाह रहे थे? तो देखो क्या था, वो चाह रहे थे कि ये जो हमारी गवर्नमेंट है, ब्रिटिश गवर्नमेंट, और जो मासेस हैं, इनके बीच के जो इंटरप्रेटर है ना,
ये जो एजुकेटेड पीपल है, एजुकेशन दे रहे हैं जिन इंडियंस को, वो इंटरप्रेटर बने बिटवीन गवर्नमेंट एंड मासेस, कि भाई गवर्नमेंट की बातें मासेस तक पहुंचाने में मदद करेंगे इंटरप्रेटर्स। ओके। और इनका मानना था, गवर्नमेंट का मानना था, ब्रिटिशर्स का मानना था कि भाई जो नॉलेज आपको मिली है, इन बेसिक कुछ लोगों को मिली है, इंटरप्रेटर्स को मिली है, वो क्या करेंगे, ये सेम नॉलेज ना धीरे धीरे करके इन मासेस तक भी पहुंचाएंगे। ये जिम्मेदारी इन इंटरप्रेटर्स की थी। वाई, भाई पूरी मासेस को एजुकेशन मिल सकती है ना, उन्हें नहीं मिल रही थी। अकॉर्डिंग टू मैकॉले क्या था कि ये जो लोअर स्टार्टअप पीपल थे, लोअर क्लास लोग थे, इनको एजुकेशन नहीं मिलेगी। अब जो ये मिडिल क्लास है और ये जो अपर क्लास है, ओनली दे विल गेट एजुकेशन, और उसमें भी पूरा मिडिल क्लास को एजुकेशन नहीं मिलेगा। ओनली सम ऑफ द मिडिल क्लास एंड होल ऑफ द अपर क्लास विल गेट दिस एजुकेशन, और इस एजुकेशन को पाके वो उसको पहुंचाएंगे टिल द मासेस। अब इस चीज को वो इस थ्योरी का नाम था उन लोगों के हिसाब से डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी। ओके। तो बेसिकली उनका मानना ये था कि आप ना पहले आप पढ़ लो, फिर धीरे धीरे आप जितनों को जानते हो आप उनको पढ़ा देना। तो धीरे धीरे मतलब क्या है ना कि ये जो इन्फॉर्मेशन आप तक गई है वो सब तक पहुंच जाएगी। ठीक है। अब ये जो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी है ना, ये इम्प्लीमेंट की गई थी बाय पार्टीज, ऑल्सो बाय पार्टीज एंड बाय प्रेस एंड बाय पैम्पलेट्स। तो ये सारी चीजें भी हेल्प कर रही थी टू इम्प्लीमेंट दिस थ्योरी। ओके। अब ये जो ये सारी चीजें है ना, हमारी पार्टीज हो गई, प्रेस हो गई, चाहे पैम्पलेट्स हो गई, ये एक्ट कर रही थी एज अ मीडियम थ्रू विच द मॉडर्न आइडियाज कुड रीच द मासेस, कि भाई मासेस तक ये हमारी जो मॉडर्न आइडियाज हैं वो पहुंच सके। ओके। देखिए, अब हमने 1835 का मैकॉले मिनट तो देख लिया, पर अब 1843 और 1853 के बीच में आए हमारे जेम्स थॉमसन। ओके। जेम्स थॉमसन वाज द लेफ्टिनेंट गवर्नर ऑफ नॉर्थ वेस्ट प्रोविंसेस। नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस हमारे नॉर्थ वेस्टर्न फ्रंटियर प्रोविंसेस नहीं है, दे आर ओनली नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। ओके। इसका मतलब क्या है कि जो रफली एरिया हमारा यूपी का है, फरीदाबाद और लखनऊ को हटा के जितना भी यूपी का एरिया है ना, उसको हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस मान लो। ठीक है, आज का है जो, ठीक है, उस समय को हम नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस बोलते थे। ओके। अब इस आदमी ने क्या किया, इस आदमी ने बहुत अच्छा काम किया भाई, विलेज एजुकेशन के लिए बहुत अच्छी स्कीम लेके आया था। इसने इंट्रोड्यूस किया वर्नाकुलर लैंग्वेज में एजुकेशन दी जाएगी इन विलेजेस। ओके। इसने बोला कि भाई अच्छी खासी एजुकेशन देनी चाहिए विलेज लेवल में भी। उसने एक कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल तैयार किया विलेज एजुकेशन के लिए। सो ही प्रिपेयर्ड अ कॉम्प्रिहेंसिव मॉडल फॉर विलेज एजुकेशन। अब इसमें क्या हुआ, उसने सबसे पहले बोला कि एक मॉडल स्कूल हर तहसील में होना चाहिए। सो गवर्नमेंट विल ओपन वन मॉडल स्कूल इन एवरी तहसील। ठीक है। और दूसरी चीज उसने बोली कि जो टीचर्स है ना, उनको भी ट्रेंड होना चाहिए कि भाई वो भी वर्नाकुलर लैंग्वेज में अच्छे से पढ़ा सके। ओके। अब ये जो वन मॉडल स्कूल है, इसमें क्या रहेगा, तो भाई इसमें ये नहीं है कि आप न्यूटन के लॉ पढ़ा रहे हो या ये सारी चीजें पढ़ा रहे हो, नहीं, इसमें यूजफुल सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाएंगे जो कि आदमी को ना उसको रोजी रोटी कमाने में मदद कर सके, जैसे कि एग्रीकल्चर साइंसेज हो गई या मेंसुरेशन हो गया, ऐसी चीजें पढ़ाई जाएंगी। ओके। अब ये सारी चीजें क्यों कराई जा रही थी, देखो इनका सीधा सीधा पर्पस ये था कि उस समय पर पीडब्ल्यूडी और रेवेन्यू डिपार्टमेंट बन रहे थे, तो वो चाह रहे थे कि भाई हमें ना ये मतलब ब्रिटिश ऑफिशियल्स बाहर से ना मंगवाने पड़े, हम इन्हीं लोगों को, इंडियंस को ही पढ़ा लिखा के उन पद पे बिठाल देंगे, क्लर्कियल पोजीशंस दे देंगे, ताकि कम पैसा जाए हमारा उनकी सैलरी में। ओके। सो दे वांटेड टू डू दैट। अब क्या हुआ कि ये जेम्स थॉमसन जी के ही टाइम पे एक बहुत ही ज्यादा टेक्निकल इंस्टीट्यूशन जो है हमारे आज के समय का बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट इंस्टीट्यूशन, दैट इज आईआईटी रुड़की। आईआईटी रुड़की वाज एस्टैब्लिश्ड। ओके। अब आईआईटी रुड़की एस्टैब्लिश हुआ था 1847 में, और उस समय पे इसका नाम था थॉमस कॉलेज ऑफ सिविल इंजीनियरिंग। ओके। अब देखिए मैंने ना ये येलो कलर से कुछ कुछ तो किया है ना, तो 1848 से लेके 1856 तक हमारे जो वाइसरॉय थे, है ना, गवर्नर जनरल थे, वो थे डलहौसी।
सो डलहौजी वॉज द गवर्नर जनरल एट इन दिस टाइम पीरियड। और इसी पीरियड के बीच में 1854 में आया था हमारा वुड्स डिस्पैच। So here came the Woods Dispatch, and this Woods Dispatch is known as the Magna Carta of English Education. Okay, थोड़ा सा स्लाइड्स देख लीजिए। देखो मैकॉले मिनट में था, 1835 में था। सो डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी वी हैव ऑलरेडी कवर्ड इट। और उसने बोल दिया था टू क्रिएट अ क्लास ऑफ पर्सन इंडियन इन ब्लड एंड कलर बट इंग्लिश इन टेस्ट इन ओपिनियंस एंड इन मॉरल। ओके, ये सारी चीजें हम पढ़ चुके हैं। देन लेट्स कम टू दिस। लॉर्ड मैकॉले ने क्या बोला था कि अ सिंगल शेल्फ ऑफ अ गुड यूरोपियन लाइब्रेरी, कि भाई एक शेल्फ, मतलब एक शेल्फ समझते हो आप लाइब्रेरी का, सिर्फ एक शेल्फ जो है ना यूरोपियन लाइब्रेरी का, ये पूरे के पूरे इंडिया के लिटरेचर, नेटिव लिटरेचर और अरेबिक लिटरेचर के इक्वल है। मतलब आप समझ रहे हो कितना ज्यादा डाउन समझ रखा है कि हमारे पूरे देश की नॉलेज और लिटरेचर और सारी चीजें इज इक्वल्स टू जो जितनी भी बुक एक शेल्फ में रखी हुई हैं। दिस वाज कंपेयर्ड बाय लॉर्ड मैकॉले। फिर आ जाते हैं हम वुड्स डिस्पैच पे। यही जो मैग्ना कार्टा बोला जाता है इंग्लिश एजुकेशन का। आई हैव कवर्ड दिस टिल हेयर। ये मैं टाइमलाइन के साथ करते करते बता रही हूँ क्योंकि स्लाइड्स में देयर आर नो टाइमलाइन, वो सिर्फ एक नोट्स के साथ है, हेडिंग के साथ है। आई वांट यू टू कनेक्ट थिंग्स फ्रॉम वन अनदर। 1854 में वुड्स डिस्पैच आया था। तो लेट्स अंडरस्टैंड द वुड्स डिस्पैच वाला थिंग ही। देखिए, ये जो वुड्स डिस्पैच है ये लेके आया गया था बाय चार्ल्स वुड। अब ये जो चार्ल्स वुड था ये ब्रिटिश पॉलिटिशियन और मेंबर ऑफ पार्लियामेंट था। और ये बोर्ड ऑफ कंट्रोल जो था ना ईस्ट इंडिया कंपनी का, उसका प्रेसिडेंट भी बन गया था फ्रॉम 1852 टिल 1855। अब 1854 के टाइम पे इस आदमी ने भेजा वुड्स डिस्पैच टू इंडिया। He sent Wood's dispatch to India. Okay, 1 minute। अब आप देखते हो कि भाई इसको मैग्ना कार्टा क्यों बोला जाता है। ओके, तो आपने ये देखा कि भाई इससे पहले भी तो कितनी सारी चीजें हो गई थी। आईआईटी जैसा इंस्टीट्यूशन बन गया था, कैलकटा मद्रासा बना था, संस्कृत कॉलेज बना था। भाई हमारा 1813 का तो चार्टर भी आ गया था, 1 लाख रुपए भी मिलने गए थे। तो भाई इसको हम मैग्ना कार्टा क्यों बोले, क्यों, मतलब क्या है इसमें ऐसा। ये ऐसा था क्योंकि सबसे पहली बार जो रिपोर्ट थी विच वाज रिलेटेड टू इंडियन एजुकेशन वो पास की गई थी ब्रिटिश पार्लियामेंट के द्वारा, है ना। तो दिस वाज द वेरी फर्स्ट टाइम व्हेन इट हैपेंड। और ये रिपोर्ट में वुड्स डिस्पैच वाली ही थी। अच्छा, वुड्स डिस्पैच ने क्या किया, इसने डाउनवर्ड फिल्ट्रेशन थ्योरी जो पहले दी गई थी ना बाय मैकॉले, उसको रिजेक्ट कर दिया। उसने कहा ये तो बिल्कुल बकवास चीज है, मैं नहीं मानता इस चीज को। ठीक है, उसने इस चीज को बिल्कुल ही रेप्यूडिएट कर लिया। और उसने माना कि भाई वुड्स डिस्पैच में सीधे सीधे ये बोला गया था कि जो ईस्ट इंडिया कंपनी है उसको पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी चाहिए कि भाई आपको सब लोगों को ही एजुकेट करना है, सारे मासेस को एजुकेट करना है। ये नहीं है कि आपने किसी कुछ स्पेसिफिक क्लास को पढ़ा दिया और फिर वो बाद में जाके दूसरों को पढ़ाते जाएंगे। सो दिस विल नॉट हैपन। वुड्स डिस्पैच में ये बोला गया कि आप सब लोगों को पढ़ाओ, आप डिस्क्रिमिनेशन मत करो पढ़ाई लिखाई में। ठीक है, अकॉर्डिंग टू हिम व्हाट शुड बी डन। देखो, सबसे पहली बात तो उसने ये बोली थी कि हर प्रोविंस में, इन ईच प्रोविंस, आप ना एक एजुकेशन डिपार्टमेंट क्रिएट करो। एजुकेशन डिपार्टमेंट क्रिएट होना चाहिए। ओके, उसने बोला कि आप ना यूनिवर्सिटी बनाओ इन बॉम्बे, कैलकटा एंड मद्रास। और ये बेस्ड होनी चाहिए ऑन द मॉडल ऑफ लंदन यूनिवर्सिटी, की जैसे लंदन यूनिवर्सिटी बनी हुई है ना वैसे बन जाना चाहिए। और यही हुआ। 3 साल के अंतराल में, 3 साल के अंदर अंदर इन 1857 ये यूनिवर्सिटी ओपन हो गई थी। उसने बोला कि गवर्नमेंट स्कूल जो है ना वो हर डिस्ट्रिक्ट में बन जाने चाहिए, हर डिस्ट्रिक्ट में आप बनाओ। और उसने फोकस किया था ऑन वुमेन एजुकेशन एज वेल। ही फोकस्ड ऑन वुमेन एजुकेशन एंड फॉर द फर्स्ट टाइम इट हैपेंड कि कोई वुमेन एजुकेशन के बारे में सोच रहा है कि भाई लड़कियों को पढ़ाओ लिखाओ ताकि वो भी इंटेलेक्चुअली ग्रोथ करें। ही ऑल्सो सेड कि जो प्राइमरी लेवल एजुकेशन है ना वो मदर टंग में होनी चाहिए, मतलब कि वर्नाकुलर लैंग्वेज में होनी चाहिए। ओके, और उसने बोला था कि चलो ये प्राइमरी एजुकेशन तो आपने वर्नाकुलर लैंग्वेज में कर ली, पर हायर लेवल एजुकेशन जो है वो इंग्लिश में होनी चाहिए। और अगर आप आज भी देखें तो जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं हमारे इंडिया के, आज भी वो यही सिस्टम फॉलो करते हैं। क्या होता है कि 4th क्लास तक हिंदी में या फिर जो भी उनकी मतलब मदर टंग होती है उसमें पढ़ाया जाता है और फिर उसके बाद ही इंग्लिश को इंट्रोड्यूस किया जाता है। ओके,
So now we have covered the company वाला rule. Now we'll cover the crown rule. Okay, crown rule. यार पता है मैं लिख कुछ और रही हूँ, ये पेन टैब लिख कुछ और दे रहा है. आई एम वेरी मच सॉरी फॉर दैट, बट समझ लेना है खुचुर पुचुर को, मेरे वॉइस पर ध्यान देना. ओके, देखिए हमने देखा 1854 में वुड्स डिस्पैच आ गया था. अब 1882 में क्या हुआ, सबसे पहला इंडियन एजुकेशन कमीशन आया था. ये सबसे पहला एजुकेशन कमीशन था. इट वाज हंटर कमीशन. वही नाम ही कैसा है, हंटर कमीशन. ओके, सो हंटर कमीशन वाज द फर्स्ट एजुकेशन कमीशन. ये बात याद रखना, इट वाज फर्स्ट एजुकेशन कमीशन. ओके, अब क्या हुआ कि ये देखो वुड्स डिस्पैच से लेके 1882 तक ना बहुत सारा प्रोग्रेस हो गया था एजुकेशन में, कंट्री में बहुत प्रोग्रेस था. अब इसी प्रोग्रेस को देखने के लिए, रिव्यू करने के लिए ये कमीशन बनाया गया था 1882 का, हंटर कमीशन. ओके, या फिर हम ये भी कह सकते हैं कि वुड्स डिस्पैच में जितनी भी चीजें हुई थी, मतलब उसका वर्किंग कैसा था, इम्प्लीमेंटेशन कैसा था, ड्रॉबैक्स क्या क्या थे, क्या था क्या नहीं था, उस चीज के लिए भी ये कमीशन बनाया गया था. और उससे बोला था कि आप अपने कुछ रिकमेंडेशंस दो. पर हाँ, इस कमीशन के ऊपर कुछ रिस्ट्रिक्शंस भी थे. उससे बोला गया था कि देखो भाई, आप ना जो यूनिवर्सिटी लेवल है और जो टेक्निकल एजुकेशन है उस पर ध्यान मत देना. आपका काम वो नहीं है. आपका काम सिर्फ इतना है कि आप प्राइमरी एजुकेशन और सेकेंडरी एजुकेशन पर ध्यान दो. इससे ज्यादा आप ध्यान किसी और चीज पर मत देना. ओके, तो अब हंटर ने क्या किया, उसने कुछ चीजें कही, उसने कुछ रिकमेंडेशंस दिए. उन रिकमेंडेशंस में क्या क्या था, देखो सबसे पहले तो उसने बोला, लेट मी चेंज द स्लाइड, इसमें हौच पौच हो जाएगा. सो यस, रिकमेंडेशंस. रिकमेंडेशंस क्या थी हंटर कमीशन की, तो सबसे पहले व्हाट ही सेड वाज कि भाई जो सेकेंडरी एजुकेशन है ना, उसको डिवाइड कर दो, उसमें डिवीजन कर दो. उसको सबसे पहले तो लिटरेरी कर दो और वोकेशनल कर दो. अब लिटरेरी में क्या आएगा, यूनिवर्सिटीज आएंगी कि भाई जो बच्चा पढ़ाई लिखाई में बहुत ज्यादा अच्छा है वो यूनिवर्सिटीज में जाए, और अगर किसी को पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, वो इतना इंटरेस्टेड नहीं है, तो वोकेशनल कोर्सेज में जा सकता है, जिसमें वो कमर्शियल करियर अपना बना सकता है कि भाई तुम्हें नौआ बनना है, बाल काटने हैं, दूध बेचना है, सिलाई कढ़ाई करनी है, तो वोकेशनल कोर्सेज में वो सारी चीजें आ जाएंगी जिसमें आपको स्किल्स सिखाई जाएंगी. और लिटरेरी कोर्सेज में आपसे पढ़ाई लिखाई कराई जाएगी. तो जिसको भी पढ़ाई लिखाई में मन लगता हो यूनिवर्सिटीज चले जाओ. ठीक है. सेकेंडली उसने बोला था कि जो प्राइमरी एजुकेशन है ना, उसको वर्नाकुलर मीडियम में देना चाहिए, मतलब उनकी जो मदर टंग है उसमें देना चाहिए. ओके, सो द प्राइमरी एजुकेशन शुड बी गिवन इन वर्नाकुलर मीडियम. ओके, अच्छा अब आप ये देखो, उस समय पर जो हमारे वाइसरॉय थे वो थे लॉर्ड रिपन. ही वॉज अ वेरी जनरस आदमी, मैं जितना जानती हूँ उसके बारे में. लॉर्ड रिपन थे. अब लॉर्ड रिपन जो थे वो हमारे बोले जाते हैं फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज वेल. देखो लोकल सेल्फ गवर्नमेंट के बारे में मैं आगे की वीडियोस में कवर करूंगी, दिस विल बी अ सेपरेट टॉपिक इन दैट. बट थोड़ा बहुत यहाँ पे देख लेते हैं कि इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट. और इस समय पर हमारे अच्छे खासे मतलब क्या कहते हैं, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स बन चुके थे. तो क्या किया कि सॉरी, इन्होंने ही क्या किया था, लॉर्ड रिपन ने लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन पास किया था इन 1882. इसके चलते ये जो हमारे हंटर साहब थे उन्होंने बोला था कि भाई जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, या फिर प्राइमरी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का, और जितना भी सब कुछ कंट्रोल रिस्पॉन्सिबिलिटी जितना सब कुछ भी है, उसको ट्रांसफर कर देते हैं लोकल बॉडीज के ऊपर कि भाई लोकल बॉडीज संभालेंगी इस चीज को, है ना. तो लोकल बॉडीज में क्या क्या आता है अपन लोगों का, डिस्ट्रिक्ट का बोर्ड्स और म्यूनिसिपल बोर्ड्स. सो उसने बोला कि भाई ये आप कर दो. ने हौच पौच हो गया. देखिए यहाँ तक समझ में आ गया था ना कि सेकेंडरी एजुकेशन में दो भाग में डिवाइड कर दिया, सबसे पहले लिटरेरी, दूसरा वोकेशनल, है ना. फिर सेकंड पॉइंट ये था हमारा कि प्राइमरी एजुकेशन है वो वर्नाकुलर मीडियम में दी जानी चाहिए. अब तीसरा तीसरा पॉइंट नहीं है, पर हाँ ये है कि देखो इस समय तक लॉर्ड रिपन जो थे वो हमारे वाइस रॉय थे, और उन्होंने क्या किया था, इनको बोला जाता है फादर ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट एज वेल. और उन्होंने पास किया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन इन 1882. और इसके चलते जो हमारे हंटर साहब थे उन्होंने बोला था कि जितनी भी रिस्पॉन्सिबिलिटी है और कंट्रोल है एडमिनिस्ट्रेशन का, प्राइमरी एजुकेशन के एडमिनिस्ट्रेशन का, वो ट्रांसफर कर देनी चाहिए टू दी लोकल बॉडीज, के लोकल बॉडीज ही इस चीज को संभालेंगी. अब लोकल बॉडीज में क्या क्या चीजें आती है हमारी, डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स आते हैं और म्यूनिसिपल बोर्ड्स आते हैं.
अब इन चाचा जी ने क्या किया था, हंटर साहब ने स्ट्रेस किया था ऑन विमेन एजुकेशन एज वेल। ही सेड कि विमेन एजुकेशन बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसको आप बढ़ावा दो, ठीक है। और फिर उन्होंने क्या किया, हंटर कमीशन ने स्ट्रेस किया था थोड़ा सा लिबरल ग्रांट इन एड पे भी। भाई ग्रांट इन एड क्या होता है, ग्रांट इन एड सिस्टम कि भाई जो जितना भी फाइनेंशियल मदद आ रही है ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी से या वो सारी चीजें, तो ग्रांट इन एड ना थोड़ा लिबरल होना चाहिए जिससे अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो पाए। अब देखो जब ग्रांट इन एड बहुत ज्यादा लिबरल हो गया था ना, तो उसके बाद इन्वेस्टमेंट बढ़ गई थी, और इन्वेस्टमेंट बढ़ने के बाद क्या हुआ था कि एक्सपेंशन हो गया था हमारी सेकेंडरी एजुकेशन का, प्राइमरी और सेकेंडरी एजुकेशन का बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था। और इस समय पे बहुत सारे हमारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस और ये सारे जो भी एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस थे वो खुलते जा रहे थे। ओके, अब आप ये देखो कि जब बहुत ज्यादा चीजें खुलने लगेंगी तो प्रॉब्लम भी तो करेंगी, दे विल बिकम अ ह्यूज प्रॉब्लम एज वेल, क्योंकि भाई यहाँ पे क्वालिटी इश्यूज आने लगेंगे, जो कि एजुकेशन के स्टैंडर्ड्स हैं वो गिरने लग जाएंगे, है ना। और एक ये भी प्रॉब्लम था कि भाई जितने भी इंडियंस जो थे, जो भी इस एजुकेशन सिस्टम से या फिर इन कॉलेजेस से निकल कर आ रहे थे, वो थोड़ा सा पॉलिटिकल अनरेस्ट का कैरेक्टर शो कर रहे थे, है ना, जो कि बहुत बड़ा प्रॉब्लम बन रहा था ब्रिटिशर्स के ऊपर कि भाई ये पढ़ लिख कर हमसे लड़ने आ गए हैं। तो जिस तरीके का मॉडल वो चाह रहे थे और जिस तरीके की क्लास, लॉयलिस्ट क्लास वो बनाना चाह रहे थे, उस तरीके की क्लास तो बिल्कुल भी नहीं बन रही थी, तो दे वर फेलिंग एट इट, जो कि उनके लिए प्रॉब्लम आ रहे था उसमें। ठीक है, तो इसका आगे का देखते हैं। देखिए 1882 में हंटर कमीशन आया, 1902 में रेलिग कमीशन आया था, इट इज आर ओके, रेलिग कमीशन आया था, और इसको हम इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन भी बोलते हैं। वाई, देखो अब ये समझते हैं कि हंटर से लेके 1902 तक बहुत ज्यादा एक्सपेंशन हो गया था, क्योंकि भाई यहाँ पे लिबरल ग्रांट इन एड सिस्टम आ गया था, है ना। तो ग्रांट इन एड सिस्टम में बहुत ज्यादा लिबरल एटीट्यूड था, तो अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट हो रहा था, इन्वेस्टमेंट की वजह से एक्सपेंशन हो रहा था, और एक्सपेंशन हो रहा था ना, तो बहुत सारे स्कूल्स एंड कॉलेजेस खोल रहे थे, जिसकी वजह से कुछ प्रॉब्लम्स आ रही थी। हमारा जो इंग्लिश एजुकेशन या फिर एजुकेशन स्टैंडर्ड था वो लो होता जा रहा था, और क्वालिटी बहुत ज्यादा गिरती जा रही थी। एंड द थर्ड प्रॉब्लम वाज कि जो भी इंडियन इन कॉलेजेस या फिर इन इंस्टीट्यूशन से पढ़कर निकल रहे थे, वो साइन शो कर रहे थे पॉलिटिकल अनरेस्ट का। तो जैसी क्लास ब्रिटिशर्स बनाना चाह रहे थे, वैसी क्लास तो बिल्कुल भी निकल कर नहीं आ रही थी, और बल्कि चीजें अपोजिट हो रही थी। तो एक रेलिक कमीशन जो है वो सेटअप किया गया बाय लॉर्ड कर्जन। लॉर्ड कर्जन ने ये चीज सेटअप करी थी, लॉर्ड कर्जन वाइसरॉय थे इस समय पर। और इसका नाम रेलिक कमीशन क्यों रखा गया, क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे हमारे थॉमस रेलिक। ओके, और ये जो थॉमस रेलिक थे ये थे हमारे लॉ मेंबर ऑफ एग्जीक्यूटिव वाइसरॉय एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब ये जो लॉर्ड कर्जन है इनकी वाइसरॉय सॉरी ये वाइसरॉय थे, और वाइसरॉय की एक एग्जीक्यूटिव काउंसिल भी हुआ करती थी, राइट। तो एग्जीक्यूटिव काउंसिल के लॉ मेंबर थे हमारे थॉमस रेलिक, और ये कमीशन बनाई गई है। अब इसमें क्या बोला गया कि भाई आप ना रिव्यू करो यूनिवर्सिटी एजुकेशन को, जितनी भी यूनिवर्सिटी एजुकेशन है ना इंडिया में, उनको आप स्टडी करो, उनको पूरा रिव्यू करो, एनालाइज करो, और फिर यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स बताओ। उनसे बोला कि आप यूनिवर्सिटी रिफॉर्म्स बताओ, और इसी वजह से इसको बोला गया था इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन। ओके, अब अगर ये चलो इंडियन यूनिवर्सिटी कमीशन तो बोला गया था, वो बात अलग है, पर देखिए हंटर कमीशन हमारा सबसे पहला एजुकेशन कमीशन था, तो रेलिक कमीशन हमारा सेकंड एजुकेशन कमीशन होगा, राइट। और इसके बाद जो आएगा वो थर्ड एजुकेशन कमीशन होगा, इतना दिमाग तो हम सब में है। तो अब क्या हुआ, ये जो रेली कमीशन थी ना, इसकी इम्पोर्टेंट 3 रिकमेंडेशन थी, इसने 3 अच्छी रिकमेंडेशन दी थी। अब इसको समझने के लिए थोड़ा सा ये समझ लेते हैं कितनी यूनिवर्सिटीज थी, क्योंकि भाई यूनिवर्सिटीज के ऊपर तो इसको बोला गया था। तो भाई देखो हमारे यहाँ ना जो इंडिया में थी वो 5 यूनिवर्सिटीज थी। ओके, 5 यूनिवर्सिटीज, ये हट बड़ी बेकार सी बननी है, मैनेज कर लेना भाई। देखो, बॉम्बे, मद्रास, कैलकटा, पंजाब एंड इलाहाबाद। अब ये जो बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा है, ये तो भाई वुड्स डिस्पैच के टाइम पे ही बन गई थी, अगर आप याद हो तो, अब भी हाल ही पड़ा है, वुड्स डिस्पैच के टाइम पे बन गई थी, और ये तैयार हो गई थी 1857 में। वुड्स डिस्पैच आया था 1854 में, रिमेम्बर। हमारा जो पंजाब की यूनिवर्सिटी बनी थी वो 1882 में बन गई थी, हंटर कमीशन आया था इस टाइम पे। और जो इलाहाबाद था वो हमारा 1887 में बन गया था। ओके, इलाहाबाद यूनिवर्सिटी। अब ये जो रेली कमीशन था उसका काम यही था कि इन सारी यूनिवर्सिटीज को
अच्छे से इन पे सर्वे करना, इंफॉर्मेशन कलेक्ट करना और पूरी की पूरी सारी चीजें ध्यान से समझने के बाद रिकमेंडेशंस प्रिपेयर करना। तो उसने रिकमेंडेशन प्रिपेयर करी थी और इसके रिकमेंडेशन के बेसिस पे आया था हमारा इंडियन यूनिवर्सिटीज एक्ट 1904। ओके, अब इसके अकॉर्डिंग क्या बोला गया था वो देख लेते हैं। देखिए, सबसे पहली चीज तो थी यूनिवर्सिटी सेनेट। यूनिवर्सिटी सेनेट क्या होता है पहले ये समझेंगे, उसके बाद समझेंगे कि रिकमेंडेशन आखिरकार था क्या। ये जो यूनिवर्सिटी सेनेट होते हैं ना, ये गवर्निंग बॉडी होती है हमारी यूनिवर्सिटी की। सो दे आर द गवर्निंग बॉडी ऑफ यूनिवर्सिटी। और अगर कोई ये जो यूनिवर्सिटी सेनेट में एक फेलो है, अगर एक बार फेलो बन जाए तो उसका ना अनलिमिटेड टेन्योर था, लाइफ टाइम का टेन्योर था कि एक बार फेलो, वंस अ फेलो ऑलवेज अ फेलो। ठीक है, कि मतलब अगर एक बार फेलो बन गया तो उसका हटने का या फिर निकलने का कोई चांस नहीं है, वो बन गया तो बन गया, जीवन भर रहेगा। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा था कि भाई जो पॉपुलेशन थी फेलोज की वो बढ़ती जा रही थी, नंबर ऑफ फेलोज वर इंक्रीजिंग। तो लार्ज नंबर ऑफ सेनेट हो गए थे, सेनेट फेलो हो गए थे हमारे सारी यूनिवर्सिटीज में, कि भाई एक यूनिवर्सिटी में को 100 फेलोज हैं। ऐसी चीजें हो गई थी जो बहुत ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी। अब ये जो हमारा इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट था 1904 ने, उसने क्या किया, इसने लिमिट कर दिया टेन्योर। अब इसने ये जो लाइफ टाइम टेन्योर था ना, इसको हटा के 5 साल का कर दिया, 5 इयर्स का टेन्योर कर दिया। तो अब जितने भी फेलो थे हमारे सेनेट में, उनका टेन्योर हो गया 5 इयर्स। ठीक है, अब एक बार आप फेलो बन गए, 5 साल के बाद आप रिटायर हो जाओगे, आप हट जाओगे। ठीक है, और सीट्स को भी उन्होंने लिमिटेड कर दिया। उन्होंने क्या किया, बॉम्बे, मद्रास और कैलकटा की जो यूनिवर्सिटीज थी उनमें मैक्सिमम सेनेट होंगे 20, उन्होंने ये चीज कर दी थी। और पंजाब और इलाहाबाद की जो यूनिवर्सिटी थी, बाकी की जितनी भी यूनिवर्सिटी थी, उनमें नंबर ऑफ सेनेट कर दिया 15, के आप मैक्सिमम 15 ही कर सकते हो। सो इसका कंक्लूजन क्या है कि साइज जो है सेनेट का वो रिड्यूस कर दिया गया था। तो साइज ऑफ सेनेट वाज रिड्यूस्ड। दिस इज द फर्स्ट रिकमेंडेशन और द फर्स्ट कंक्लूजन। सेकंड, अब क्या हो रहा था कि जो हमारे सेनेट मेंबर्स थे ना, ये हमने देख लिया कि भाई कम हो गए। अब हमने देखा कि सेनेट मेंबर्स आएंगे कहाँ से, सेनेट मेंबर्स को मतलब कौन इलेक्ट करेगा, सिलेक्ट करेगा, क्या होगा। तो भाई ये कहा गया कि कुछ सेनेट मेंबर्स को गवर्नमेंट नॉमिनेट करेगा, गवर्नमेंट नॉमिनेशन से आएंगे, सो गवर्नमेंट विल इलेक्ट दोस पीपल। ठीक है, अब इससे क्या हुआ, अगर गवर्नमेंट करेगा तो थोड़ी बहुत पावर तो गवर्नमेंट के हाथ में भी आई ना, कि भाई हम इस कॉलेज को या फिर इस यूनिवर्सिटी को हम थोड़ा बहुत हिला सकते हैं, अपनी तरफ से रूल कर सकते हैं। सो गवर्नमेंट वाज गिवन द पावर टू कंट्रोल और हैव द वीटो इन दी यूनिवर्सिटी सेनेट रेगुलेशन। तो गवर्नमेंट के पास आ गया था सम काइंड ऑफ पावर टू वीटो इन यूनिवर्सिटीज सेनेट रेगुलेशंस। ओके, इसका मतलब क्या है कि गवर्नमेंट जब चाहे तब अपनी मर्जी से चेंज कर सकती थी या फिर रिपील कर सकती थी, ये रेगुलेशंस वो जैसा चाहे वैसा कर सकती थी। इसका मतलब क्या है, कंक्लूजन क्या है, बेटर कंट्रोल ओवर यूनिवर्सिटीज, यूनिवर्सिटीज के ऊपर अच्छा खासा कंट्रोल आ गया था गवर्नमेंट का। ओके, नाउ लेट्स सी द थर्ड पॉइंट। अब थर्ड पॉइंट में क्या है कि ये जो यूनिवर्सिटी सिंडिकेट था ना, देयर वाज यूनिवर्सिटी सिंडिकेट। और क्या होता था, अफिलिएशन होता था। जैसे हम आज की डेट में देखें तो बहुत सारे कॉलेजेस ना, जो यूनिवर्सिटीज होते हैं, जैसे गुरु गोविंद सिंह इंद्रप्रस्थ यूनिवर्सिटी है, अब उसके बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस हैं, जैसे कि विप्स हो गया या फिर हमारे बहुत सारे कॉलेजेस हैं, राइट। तो एक यूनिवर्सिटी के बहुत सारे अफिलिएशन, सॉरी, बहुत सारे अफिलिएटेड कॉलेजेस होते हैं। अब क्या किया कि उसने बोला कि भाई रूल्स ना स्ट्रिक्ट करो, रूल्स जो भी हमारे अफिलिएशन से रिलेटेड जितने भी रूल्स हैं उनको टाइट कर दो, स्ट्रिक्ट कर दो, ताकि कोई भी ऐरा गैरा कॉलेज ना अफिलिएशन ना ले सके इतनी आसानी से। और सेकेंडली, जितने भी कॉलेजेस को अफिलिएशन मिल चुका है उनका पीरियोडिक इंस्पेक्शन करते जाओ, कि भाई मतलब ये सही से काम कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं, है ना, सब कुछ करना चाहिए। और जो भी कॉलेज रूल्स एंड रेगुलेशन फॉलो नहीं कर रहा होगा उसका अफिलिएशन जो है वो खत्म कर देंगे। अब इसकी वजह से क्या हुआ कि भाई क्वालिटी मेंटेन हो गई, ये क्वालिटी मेंटेनेंस के लिए ही तो था, है ना। सो दिस इम्प्रूव द क्वालिटी। सो इसका कंक्लूजन ये है कि दिस एड्रेस दी क्वालिटी इश्यूज, जितने भी क्वालिटी इश्यूज हो रहे थे वो इस वजह से खत्म हो गए। ओके, देखिए हमने देखा 1882 में हंटर आ गया था। ये तो चलो हमने ऊपर का रेली कमीशन कंप्लीट कर लिया। अब हम नेक्स्ट कमीशन पे आते हैं। 1882 में हंटर आया था, ठीक है। 1902 में रेली का आया था। 1904 में इसी की रिकमेंडेशन के ऊपर
इंडियन यूनिवर्सिटी एक्ट बना था। ओके, फिर हमारा 1917 में देखें तो कैलकटा यूनिवर्सिटी थी, और कैलकटा यूनिवर्सिटी के टाइम पे हमारे जो एक वाइसरॉय थे, उनका नाम था चेम्सफोर्ड। आपने मॉन्टेक शेल्मफोर्ड रिपोर्ट रिफॉर्म के बारे में भी पढ़ा होगा। ये हमारे जितने भी एक्ट्स आए थे, जैसे भी डेवलपमेंट हुआ था उसमें हम पढ़ेंगे, है ना, बैकग्राउंड में पढ़ेंगे हम सब कुछ में। पर अभी ये इस पे ध्यान दे लेते हैं कि 1970 के टाइम पे चेम्सफोर्ड हमारे वाइसरॉय थे। और इस समय पे क्या हो रहा था, कैलकटा यूनिवर्सिटी जो थी ना, उसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही थी, उसकी धज्जियां उड़ी हुई थी, और उसके जो स्टेट ऑफ अफेयर्स थे ना, वो बिल्कुल भी अच्छे नहीं थे। क्यों? क्योंकि भाई उस पर बहुत ज्यादा लोड आ रहा था। कैलकटा यूनिवर्सिटी वाज वेरी मच ओवरलोडेड। अब क्या हो रहा था इसमें कि भाई नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बहुत ज्यादा थे, है ना, टीचर्स बहुत कम थे, स्टाफ बहुत कम था, और जो कोर्सेज थे ना वो बहुत ज्यादा लिमिटेड थे इन नंबर, दैट वाज वेरी मच लिमिटेड इन नंबर। अब जिसकी वजह से क्या हो रहा था, बहुत ज्यादा इनइफेक्टिव एडमिनिस्ट्रेशन हो रहा था, एडमिनिस्ट्रेशन बिल्कुल भी अच्छा नहीं था, जो कि एक बहुत बड़ा कंसर्न बन गया था ब्रिटिश गवर्नमेंट के लिए। ब्रिटिश गवर्नमेंट वाज वेरी मच कंसर्न्ड अबाउट इट। तो चेम्सफोर्ड ने क्या किया, इसने अपॉइंट किया यूनिवर्सिटी कमीशन। यूनिवर्सिटी कमीशन को ही बोला जाता है सैडलर कमीशन। 1917 में ही आया था सैडलर कमीशन। अब इसको सैडलर क्यों बोला जाता है भाई? क्योंकि इसके जो चेयरमैन थे वो थे माइकल सैडलर। Michael Sadler was the chairman of this particular commission। अब इसने इन्होंने क्या किया, इन्होंने सिर्फ और सिर्फ अपने जो रिकमेंडेशंस दिए वो ये नहीं है कि सिर्फ और सिर्फ कैलकटा यूनिवर्सिटी तक ही लिमिटेड रहे। उन्होंने बोला था कि जितने भी मैं ये आपको रिकमेंडेशन दे रहा हूँ ना, वो सब पर अप्लाई होने चाहिए, सारी यूनिवर्सिटीज पर ही अप्लीकेबल होने चाहिए। ओके, सो व्हाट डिड ही से एक्चुअली, उसने बोला कि अगर हमें यूनिवर्सिटी को इम्प्रूव करना है, अगर एजुकेशन जो कि हमारी यूनिवर्सिटी में आएगी अगर हमें उसे इम्प्रूव करना है, सो फॉर दैट पर्पस हमें सेकेंडरी एजुकेशन को भी इम्प्रूव करना पड़ेगा, हमें फोकस सेकेंडरी एजुकेशन पे ही देना पड़ेगा, तभी जाके हमारी यूनिवर्सिटी एजुकेशन इम्प्रूव हो पाएगी। तो उसने एक रिपोर्ट दी अपनी इन 1919। ओके, सो ही गेव हिज रिपोर्ट इन 1919, जहां पर उसने बोला कि भाई देखो पहले क्या होता था कि स्कूल एजुकेशन जो है ना वो लिमिटेड थी 10th क्लास तक, और 10th क्लास के बाद सीधे बच्चे चले जा रहे थे यूनिवर्सिटीज में, जो कि एक बहुत ही ज्यादा प्रॉब्लम क्रिएट कर रहे थे और बर्डन डाल रहे थे यूनिवर्सिटीज पर। ठीक है, तो उसने रिकमेंड किया कि भाई बीच का ना एक इंटरमीडिएट कॉलेज भी बनाओ, कि भाई 10th तक आपकी पढ़ाई हो गई, ये प्राइमरी हो गया, अब यहाँ पर हाई स्कूल हो गया, अब यहाँ पर आप एक इंटरमीडिएट कॉलेज बनाओ। इंटरमीडिएट कॉलेज रहेगा वो 12th तक रहेगा अपना, और उसके बाद यूनिवर्सिटीज आएंगी। सो ही सजेस्टेड दिस। अब जिसकी वजह से क्या हुआ कि ये जो यूनिवर्सिटीज है ना, इस पर लोड कम हो गया, और यूनिवर्सिटीज का जो टाइम होगा वो 3 ईयर कोर्स होगा यहाँ पर। ठीक है, अब इससे क्या हुआ कि हमारा बहुत ज्यादा यूनिवर्सिटी पे लोड कम हो गया, क्योंकि भाई 12वीं से ही बहुत ज्यादा बच्चे ऐसे थे जो पास नहीं कर पा रहे थे या आगे ही नहीं निकल पा रहे थे। अब जब वो आगे नहीं निकल पाएंगे तो यूनिवर्सिटी तक नहीं पहुंच पाएंगे, तो उससे बहुत लोड कम हो रहा था। ठीक है, अब क्या किया इसने, ये भी कहा कि भाई 2 टाइप के कोर्स बनाओ तुम यूनिवर्सिटी में। पहला तो कि भाई ऑनर्स कोर्स बनाओ, ठीक है, और दूसरा बनाओ तुम पास कोर्स। पास कोर्स क्या होता है, बहुत ज्यादा जनरल बच्चों के लिए होता है जिन्हें पढ़ाई लिखाई में इतना ज्यादा मन नहीं लगता, और ऑनर्स कोर्स होता है सिर्फ उन बच्चों के लिए जो अच्छे होशियार होते हैं, जो एलिजिबल होते हैं इस कोर्स के लिए, सिर्फ वही ले सकते हैं। ठीक है, उसने बोला कि भाई जो ये रूल्स एंड रेगुलेशंस है ना उसको और ज्यादा रिजिड करो, सख्त करो, स्ट्रिक्ट रूल्स एंड रेगुलेशंस बनाओ। ठीक है, और उसने बोला कि भाई ना एक रेसिडेंशियल यूनिवर्सिटी बनाओ आप ढाका में, ताकि ना वो कैलकटा यूनिवर्सिटी का भार कम कर सके, क्योंकि आधे स्टूडेंट्स जो हैं वो ढाका चले जाएंगे। ठीक है, और उसने बोला कि भाई एक स्पेशल बोर्ड बनाओ आप फॉर वुमेन एजुकेशन, ताकि जो ये कैलकटा यूनिवर्सिटी है ना वो प्रमोट कर सके वुमेन एजुकेशन, और प्रमोट कर सके वुमेन एजुकेशन। ओके, सो दिस वाज इट फॉर द सेडलर कमीशन। अब इसके बाद आते हैं हम अपने नेक्स्ट कमेटी पे, जो कि था हमारा हार्ट ऑफ कमेटी। अब हार्ट ऑफ कमेटी की ना एक कहानी है। देखिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट था 1990 में आया था, जिसने डायआर्की को इंट्रोड्यूस किया था। डायआर्की में क्या होता था कि जो सब्जेक्ट्स है ना वो डिवाइड कर दिए गए थे, प्रोविंशियल सब्जेक्ट्स डिवाइड कर दिए गए थे इनटू रिजर्व्ड एंड ट्रांसपोर्ट सब्जेक्ट, और रिजर्व सब्जेक्ट्स जो है ना वो एडमिनिस्टर करे जाएंगे बाय गवर्नर एंड हिज एग्जीक्यूटिव काउंसिल। अब जो एग्जीक्यूटिव काउंसिल होगी वो नॉमिनेटेड होती है,
और जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट्स है ना वो गवर्न करे जाएंगे या फिर वो लॉज बनाए जाएंगे बाय द गवर्नर प्लस इंडियन मिनिस्टर्स। अब जो ये इंडियन मिनिस्टर्स होते हैं ना ये इलेक्टेड होते हैं इन नेचर। तो अगर आप जहां तक देखो ना तो ये यहाँ पर जो सेंट्रल कंट्रोल है ना वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो गया था, क्योंकि यहाँ पे जो ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में एजुकेशन को डाल दिया गया था। और एजुकेशन को अगर ट्रांसफर्ड सब्जेक्ट में डाल देते हो आप, तो आप समझ रहे हो कि यहाँ पे जो सेंटर का कंट्रोल है वो बहुत ज्यादा मिनिमल हो गया था। ब्रिटिशर्स का कंट्रोल बहुत ज्यादा मिनिमल हो गया था, ज्यादा इंटरफेयर नहीं कर रहे थे ब्रिटिशर्स। ओके, तो ये चीज सीधे सीधे कंटिन्यू करी हमारी 1947 तक। अगर आपको ध्यान होगा तो 1882 में हंटर कमीशन में लिबरल ग्रांट इन एड आ गया था, राइट। अब ये ग्रांट इन एड आया था। अब जब हमारा ये जो सेंटर का कंट्रोल है वो कम हो गया, तो जो ग्रांट इन एड था वो भी लिबरल नहीं रहा, वो भी स्ट्रिक्ट हो गया। तो जो ब्रिटिशर्स थे वो बहुत ज्यादा इंटरेस्टेड नहीं रहे कि हम पैसा लगाएं। तो जब वो पैसा नहीं लगा रहे थे ना तो थोड़ा सा प्रॉब्लम आ रहा था। पर थोड़ा बहुत फिर भी हमारे जो फिलेंथ्रोपिस्ट एफर्ट्स थे हमारे इंडियंस के, या फिर जितने भी मालदार आदमी थे इंडियंस के, वो थोड़ी बहुत मदद कर दे रहे थे, जिसकी वजह से फिर भी चीजें चल जा रही थी, ऐसी कोई ज्यादा प्रॉब्लम नहीं आ रही थी। ठीक है, अब हम देखें तो हार्टॉग कमीशन कहाँ से आया है। चलो इसको तो मैंने मोटा मोटा बता दिया, इसके बाद मैं इसको डिटेल में बताऊंगी थोड़ा सा, जस्ट वेट करिए। देखिए क्या हुआ कि 1919 से लेकर हमारा जो 1919 का एक्ट था उसको रिव्यू करने के लिए, उसके वर्किंग को रिव्यू करने के लिए एक कमीशन बनाया गया जिसका नाम था साइमन कमीशन। अब इस साइमन कमीशन को दो काम दिए कि आप ना कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स भी प्रपोज करो, और आप इंडियन एजुकेशन के ऊपर भी ध्यान दो। अब इंडियन एजुकेशन के ऊपर क्यों बोला है, क्योंकि जो ये 1919 था ना गवर्नमेंट एक्ट, इसमें बहुत ज़्यादा चीज़ें एजुकेशन के ऊपर भी थी। तो उन्होंने बोला कि भाई हम बार बार 4-5 कमीशन क्यों बनाए, हम सीधे एक कमीशन बना देते हैं, वही दोनों चीज़ें संभाल लेगा। तो साइमन कमीशन ने क्या किया कि भाई उसने बोला कि दो दो चीज़ें मैं कैसे संभालूंगा। तो ही सेड कि मैं एक काम करता हूँ, मैं सिर्फ एक पे काम करूंगा। सो साइमन कमीशन वर्कड ओनली ऑन कॉन्स्टिट्यूशनल रिफॉर्म्स, और उसने डेलीगेट कर दिया ये इंडियन एजुकेशन का काम टू अनदर कमेटी विच वाज नोन एज हार्टॉग कमेटी। ओके, इस तरीके से हार्टॉग कमेटी के पास ये काम चला गया। पहले काम ये साइमन कमीशन का ही था। थोड़ा सा 1919 का स्ट्रक्चर देख लेते हैं कि भाई गवर्नमेंट ऑफ इंडियन एक्ट 1919 आया था, क्योंकि ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। हंटर का आया था 1882 में, यहाँ पर लिबरल ग्रांट इन एड था। ओके, इफ यू रिमेम्बर। फिर क्या हुआ कि 1919 का एक्ट आया। अब आप देखोगे ना तो सॉरी यहाँ पे क्या है, ये यहाँ पे 1813 है चार्टर एक्ट। ओके, ये वो है। अब यहाँ से यहाँ तक अच्छा खासा सेंट्रलाइजेशन था, बहुत अच्छा सेंट्रलाइजेशन चल रहा था एजुकेशन में। पर धीरे धीरे यहाँ पे ग्रेजुअल डिसेंट्रलाइजेशन हो गया था, क्योंकि अगर आपको याद हो तो यहाँ पे हंटर ने ही बोला था कि भाई सारा काम ना लोकल बॉडीज को दे देते हैं, रेगुलेशन का, कंट्रोल का, सब कुछ हम लोकल बॉडीज को दे देते हैं। जब लोकल बॉडी संभाल रही हैं तो ऑब्वियस सी बात है डिसेंट्रलाइजेशन हो रहा है। अब ना ब्रिटिशर्स को डर लग रहा था कि अब धीरे धीरे तो मतलब चीजें हाथ से निकलती जा रही हैं, तो उन्होंने 1896 में हमारा एक इंडियन एजुकेशन सर्विसेज भी बनाया था। ओके, ताकि सेंटर का थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे, पर ऐसा ज्यादा कुछ हुआ नहीं, है ना। और ये चीज चल के 1924 में डिसमेंटल भी कर दी गई थी। तो ये चीज आप ध्यान रखना, जो कि मैं प्रीवियसली इतनी लंबी कहानी में कथा में नहीं बता पाई थी इस वाली कथा में। तो ये पर्टिकुलर दो चीजें हैं। सबसे पहली तो 1980 से 1896 में इंडियन एजुकेशन सर्विस बनाई गई थी ताकि सेंटर का स्ट्रॉन्ग होल्ड बना रहे, और ये चीज फिर डिसमेंटल भी कर दी गई थी इन 1924। हम देख लेते हैं कि हार्ट ऑफ कमेटी की रिकमेंडेशंस क्या थी। तो भाई उसने तो पहले ये बोला कि बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आ रही है आपके एजुकेशन सिस्टम में, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम जो है ना वो बिल्कुल तरीके से उसकी धज्जियां उड़ चुकी हैं, प्राइमरी एजुकेशन सिस्टम की धज्जियां उड़ चुकी हैं। और वो ऐसा क्यों हो रहा है, उसने उसके दो रीजन बताए। सबसे पहला रीजन था वेस्टेज एंड सेकंड रीजन वाज स्टैग्नेशन। उसने बोला कि जो ब्रिटिशर्स हैं वो इंडियंस को पढ़ाई इसलिए रहे हैं कि वो क्लर्कियल पोजीशन तक लेकर जा सके। अगर कोई भी बच्चा बीच में अपनी पढ़ाई छोड़ देता है तो फिर तो एजुकेशन वेस्टेज हो गई ना, उसके पेरेंट्स अगर निकाल देते हैं तो ये तो बिल्कुल वेस्टफुल हो गया। स्टैग्नेशन का मतलब ये होता है कि भाई एक बच्चा है वो कहो एक ही क्लास में फेल होता ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, होते ही जा रहा है, या फिर वो दूसरे क्लास में जा ही नहीं रहा, तो दैट मीन्स स्टैग्नेशन। उसने बोला कि ये दो प्रॉब्लम्स हैं जिसकी वजह से बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो रही है। तो उसने रिकमेंड किया कि भाई कोई भी हेस्टी एक्सपेंशन नहीं होना चाहिए, हेस्टी एक्सपेंशन आप बिल्कुल भी मत करो। दूसरी चीज उसने बोली कि भाई जो प्राइमरी टीचर्स हैं
उनके मतलब स्टैंडर्ड को आप इम्प्रूव करो। ये नहीं है कि ऐरा गैरा नत्थु गैरा किसी को भी उठा लाए, अच्छे टीचर्स को उठा के लेकर आओ, ठीक है, जिसकी वजह से हमारी क्वालिटी जो है वो इम्प्रूव होगी एजुकेशन की, ठीक है। और ये जब क्वालिटी इम्प्रूव होगी तो ऑब्वियसली फिर ये जो वेस्टेज और स्टैग्नेशन की जो प्रॉब्लम है वो अपने आप टैकल हो जाएगी, ठीक है। फिर उसने एक और रिकमेंडेशन दिया था कि भाई देखो, प्राइमरी एजुकेशन होती है, फिर हाई स्कूल होता है हमारा, हाई स्कूल के बाद इंटरमीडिएट स्टेज होती है और इंटरमीडिएट स्टेज के बाद सीधे यूनिवर्सिटी आता है। उसने बोला था कि प्राइमरी एजुकेशन जो कि 8th क्लास तक होती है, उसके बाद ही जितने अच्छे स्टूडेंट्स हों सिर्फ उनको ही हाई स्कूल में प्रमोट करो, और जितने भी बेकार स्टूडेंट्स हो जिनकी पढ़ाई में मन नहीं लगता, एवरेज स्टूडेंट्स को बोलो कि भाई अब ना आप वोकेशनल कोर्सेज ज्वाइन कर लो 8वीं क्लास के बाद, और आप वहाँ पे पढ़ाई करो ताकि फिर हाई स्कूल पे भी ज़्यादा बर्डन ना जाए, और फालतू बच्चे ना ऐसा नहीं हो कि भाई फेल ही होते जा रहे हैं, आगे ही नहीं बढ़ पा रहे हैं, तो ये सारी चीज़ें ना हो। उसकी वजह से उसने बोला कि जितने बच्चे अच्छे नहीं है पढ़ाई लिखाई में वो वोकेशनल ट्रेनिंग के लिए जाओ, अपनी ऐसी तैसी कराओ, ठीक है। और उसने बोला कि भाई चलो जी 12th के बाद जितने भी बच्चे पास हो जा रहे हैं उनको इतनी आसानी से यूनिवर्सिटी में एडमिशन नहीं मिलना चाहिए, कुछ ना कुछ तो ऐसा होना चाहिए कि मतलब उनकी एबिलिटीज या एप्टीट्यूड के ऊपर ही उन्हें यहाँ पर यूनिवर्सिटी में एडमिशन मिलना चाहिए, तो यहाँ पे रिस्ट्रिक्शंस अप्लाई कर दी थी थोड़ी बहुत, ओके। वी हैव सीन हंटर एजुकेशन कमीशन 1882 से 1883 तक प्राइमरी फोकस था कि भाई टू रिव्यू वुड्स डिस्पैच, वी हैव सीन दैट लोकल कंट्रोल दे गया था लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे। अभी अब मैंने बताया था कि जो लॉर्ड मिंटो थे उस समय पर वाइस रॉय थे, और उनको हम फादर भी बोलते हैं ऑफ लोकल सेल्फ गवर्नमेंट, है ना। और इसी समय पर एक रेजोल्यूशन भी पास हो गया था, लोकल सेल्फ गवर्नमेंट रेजोल्यूशन, ओके। सो ये सब कुछ होने के 1882 में ही पास हुआ था, और ये इन सब के होने की वजह से फिर जो हमारे हंटर साहब है उन्होंने बोला था कि सारी रिस्पॉन्सिबिलिटी लोकल सेल्फ गवर्नमेंट पे दे दो, ठीक है। और उन्होंने बाइफोकेशन किया था, है ना। और उन्होंने बोला था कि लिटरेरी और वोकेशनल दो चीज़ें अप्लाई करो, कि भाई जो अच्छे बच्चे हैं उन्हें लिटरेरी में जाने दो, और जो मतलब ऐसा है कि उन्हें कमाने जाना है या कमाने की पड़ी हुई है तो उन्हें कमर्शियल पाथ पे जाने दो, कमर्शियल कोर्सेज खोल दो उनके लिए, ठीक है। Then we saw Indian Universities Act. We have covered this. Okay. Then came Sadler Commission. We have done this. Hartog Committee. We have already done this. Dilution of quality हो रही थी, उसने ये ऑब्जर्व किया है ना, एंड ये सारी चीजें whatever I have told you it is there. Now we come to Vardha scheme of basic education. इसको समझने के लिए हम एक खाली पेज लेते हैं। देखिए क्या हुआ, 1919 का हमने तो देख लिया अभी। अब 1935 में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट आया था, है ना, और इसने ऑटोनॉमी दे दी थी टू ऑल दी प्रोविंसेस कि भाई अब प्रोविंशियल इलेक्शन हो सकते हैं वहाँ पे। तो 1937 में प्रोविंशियल इलेक्शन हुए थे, जहाँ पे हमने देखा था कि कांग्रेस बहुत ही ज्यादा भारी मात्रा से जीत गई थी, 8 में से 11 प्रोविंसेस में वो जीती थी, उसने अपनी सत्ता कायम करी थी, है ना। और उसने भाई कांग्रेस सोच रही थी कि हम कुछ फील्ड्स में ना बहुत कुछ अच्छा कर जाएं, जिसमें से एक एजुकेशन भी था कि मैं एजुकेशन फील्ड में भी ना कांग्रेस को बहुत चाह थी कि वो अच्छा कर जाए, ठीक है। अब यहाँ पे आप देखें तो जो गांधी जी थे उनकी सोच कुछ ऐसी थी कि वो सोचते थे कि जो मैनुअल ट्रेनिंग है और जो क्राफ्ट है इट शुड बी द कोर ऑफ एजुकेशन। ये नहीं है कि पढ़ाई लिखाई मतलब ऐसे कुछ भी पढ़ा दिया जो कि हमारी रियल लाइफ में काम ही नहीं आ रहा है, तो उनका ये मानना नहीं था। उनका मानना था लर्निंग बाय डूइंग, कि आप करके सीखो, है ना। ही वॉज ऑफ दैट थॉट प्रोसेस। और ये चीज ऐसा नहीं है कि उन्होंने बस ऐसे सोच सोच के बोल दिया, उन्होंने एक्सपेरिमेंट भी किया था। तो टॉल्स्टॉय फार्म जो था, टॉल्स्टॉय फार्म उनका सबसे पहला आश्रम था, है ना, इन ड्यूरिंग दी साउथ अफ्रीकन मूवमेंट। वो वहां पे बच्चों को भी पढ़ाते थे, 6 से 16 साल के बच्चों को। और उन्होंने जो पढ़ाया था ना, ही टॉट देम बाय यूजिंग लर्निंग बाय डूइंग मेथड, ठीक है, जिसकी वजह से उन्होंने ऑब्जर्व किया था कि उन बच्चों की वोकेशनल स्किल भी बहुत ज्यादा इंप्रूव हो रही थी और फिजिकल कैपेबिलिटी भी बहुत ज्यादा इंप्रूव थी। उसके बाद इंडिया में आने के बाद 1915 में साबरमती आश्रम में भी उन्होंने ये सेम चीज अप्लाई करी थी। एंड देन इन 1935 सेवाग्राम आश्रम जो था, सेवाग्राम आश्रम में भी ही अप्लाइड द सेम थिंग। और यहाँ पर भी आप देखें तो जो चरखा चलाना था वो सबके लिए मैंडेटरी था। अब चाहे वो कांग्रेस हो, कांग्रेस में भी ये चीज मैंडेटरी था। अब वो ऐसा क्यों था, क्योंकि भाई ऐसा होता है ना कि हम आज के दिन पे भी देखें, अगर कोई इंजीनियर भी है, भले ही इंजीनियर है, तो अगर छोटा सा बल्ब भी खराब हो जाए या फिर मतलब पंखा भी खराब हो जाए तो उसके लिए भी टेक्नीशियन को बुला लेते हैं। ये काम खुद नहीं करते क्योंकि वो समझते हैं कि भाई ये लेबर ओरिएंटेड वर्क ना, ये मेहनत का काम ना, ये एजुकेटेड लोगों के लिए होता ही नहीं था। तो गांधी जी ना इस सोच को बदलना चाह रहे थे। वो सोच रहे थे कि नहीं, ऐसा नहीं होता है, हर काम की इज्जत होती है, एवरी वर्क शुड बी रिस्पेक्टेड।
इट वाज हिज थॉट प्रोसेस। ओके, अब हम देखते हैं कि ये जो सेवाग्राम आश्रम था हमारा, और वहां से 11 किलोमीटर दूर ही वर्धा था। देयर वाज वर्धा। अब क्या हुआ कि जो गांधी जी थे वो बहुत ज्यादा खुश नहीं थे सेवाग्राम आश्रम 1935 में। वो खुश नहीं थे एजुकेशन सिस्टम से, ठीक है। तो वो अपने जो व्यूज थे ना वो प्रेजेंट कर रहे थे, वो पब्लिश कर रहे थे अपनी जर्नल में। उनकी जर्नल का नाम था हरिजन। ओके, और हरिजन में वो सब कुछ कर रहे थे। अब देखिए, अपन ने देखा था ना कि 1937 में कांग्रेस अच्छी भारी मात्रा से जीत गई थी, तो कांग्रेस सत्ता में आ गई थी। तो कांग्रेस ने क्या किया, एक ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस रखा वर्धा में, ठीक है। अब वर्धा में वो चीज रखा और प्रेसिडेंट बनाया गांधी जी को। अब गांधी जी ने अपने आइडियाज तो पूरे ऑल इंडिया नेशनल एजुकेशन कॉन्फ्रेंस के सामने रखे, और सबको पसंद भी आए। एंड दिस कॉन्फ्रेंस वाज अटेंडेड बाय 8 मिनिस्टर्स, 8 प्रोविंसेस, जितने भी जीते थे ना कांग्रेस के, उन सबने ही अटेंड किया था। और फिर इसकी वजह से एक आया था बेसिक एजुकेशन स्कीम। बेसिक एजुकेशन स्कीम ड्रॉप करी गई थी। अब इसको बेसिक क्यों बोला जाता है, क्योंकि पहली बार ऐसा हो रहा था कि इंडियंस ही इंडियंस के लिए लॉ बना रहे थे। उससे पहले क्या होता था कि ब्रिटिशर्स बना रहे थे, और इसने फोकस किया था बेसिक नीड्स ऑफ लाइफ में, कि भाई बेसिक चीजें हैं उस पे सब मतलब ध्यान दिया जाएगा। और इसको डिजाइन किया था इन अ वे कि ये कल्चर और सिविलाइजेशन को सपोर्ट कर सके। ओके, सो इट कैन सपोर्ट कल्चर एंड सिविलाइजेशन। इट वाज ड्रॉन अप लाइक दैट। अब इन्होंने क्या किया कि भाई जो बेसिक एजुकेशन स्कीम है इसको कॉम्प्रिहेंसिव वे में एक अच्छी तरीके से फॉर्म किया जा सके, तो उन्होंने फॉर्म करी एक कमेटी। अ कमेटी वाज फॉर्म जिसका नाम था जाकिर हुसैन कमेटी। जाकिर हुसैन कमेटी, दैट वाज द नेम ऑफ इट, ठीक है। जाकिर हुसैन कमेटी ने कुछ रिकमेंडेशंस दिए, जो कि थे कि भाई पहले जो 7 साल थे, सपोज 7 इयर्स, उसमें जो एजुकेशन है, स्कूल एजुकेशन है, वो बिल्कुल फ्री और कंपलसरी होनी चाहिए, ठीक है। और इसको पढ़ाया जाना चाहिए इन मदर टंग, वर्नाकुलर लैंग्वेज में। और सेकेंडली जो चीज बोली थी, उन्होंने बोला था कि जो एजुकेशन है ये उस तरीके से इम्पार्ट करी जानी चाहिए या फिर दी जानी चाहिए जो कि मैनुअल और प्रोडक्टिव हो। मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क से ही एजुकेशन देनी चाहिए। देखो, अगर मैनुअल और प्रोडक्टिव वर्क से एजुकेशन दी जाएगी तो उससे अर्निंग भी होगी, और जितना भी इनकम आएगा वो सर्व करेगा एज ए इनकम फॉर टीचर्स, कि भाई उससे टीचर्स की सैलरी भी निकल आएगी, है ना। पर क्या हुआ कि अब आपने देखा कि 1937 में ये सब कुछ हुआ। उसी बीच में क्या हुआ कि जो सेकेंड वर्ल्ड वॉर है ना, वो होने लग गया था। सेकेंड वर्ल्ड वॉर होने लगा, और जो ब्रिटेन था उसने बिना इंडिया से पूछे घोषित कर दिया था कि इंडिया भी हिस्सा लेगा सेकेंड वर्ल्ड वॉर में, जिसकी वजह से कांग्रेस ने नाराज होकर अक्टूबर 1939 में ये क्या कहते हैं, रिजाइन कर दिया था। अब रिजाइन कर दिया तो आप भाई ये जो स्कीम है, वर्धा स्कीम है, इसको कैसे ही अप्लाई कर दोगे, अप्लीकेबल कर दोगे। तो रेजिग्नेशन की वजह से ये स्कीम अप्लीकेबल नहीं हो पाई थी। ओके, so this was about Vardha scheme. Let me show it to you. This is the Vardha scheme. लर्निंग बाय डूइंग, मदर टंग में पढ़ाओ 7 साल तक, सेल्फ सफिशिएंसी होनी चाहिए, ये जनरेट कर लेंगे फंड्स बाय सेलिंग क्राफ्ट प्रोडक्ट्स, है ना, ये सारी चीजें। अब हम आ जाते हैं सार्जेंट प्लान पे। दिस इज दी लास्ट वन, तो इतना ज्यादा डरना मत, प्लीज स्टे विद मी। देखिए क्या हुआ कि 1919 में तो हमने देखा चार्टर एक्ट आया था, ठीक है। फिर 1920 में क्या हुआ, कैबे बना। कैबे वॉज सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके, अब ये 1923 में बंद भी हो गया। क्यों भाई, इसे फाइनेंशियल क्राइसिस बहुत ज्यादा हो रहे थे, तो ये अबॉलिश हो गया उसके चलते। अब हमने देखा 1928 में हार्टॉग आया, हार्टॉग कमीशन आया था, और इसने बोला कि भाई जो प्राइमरी एजुकेशन की सिस्टम है वो तो बहुत ही ज्यादा बुरी हालत है, धजिया हो रखी है। तो फिर बोला कि नहीं भाई, कुछ तो करना पड़ेगा, रिकमेंडेशन वगैरह तो देने पड़ेंगे, सर्वे वर्वे तो करने पड़ेंगे। तो 1935 में फिर से कैबे बना था। कैबे का पूरा फुल फॉर्म क्या है, सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन, ठीक है। अब मैं पूरा नहीं लिख रही हूँ, मेरे को लिखने में बहुत ज्यादा टाइम लग जाएगा, आई एम वेरी मच सॉरी। अच्छा, क्या हुआ कि फिर इसके बाद ना 1939 से लेकर 1945 तक अगर हम देखें तो वर्ल्ड वॉर चालू हो गया था, वर्ल्ड वॉर चल रहा था, तो इसमें ज्यादा वो लोग ध्यान नहीं दे पाए, ठीक है। अब फिर क्या हुआ, जब वर्ल्ड वॉर खत्म होने पे आई तो 1944 में बोला कि एक काम करो भाई, एजुकेशन पे कुछ काम करो। तो एक सर्जेंट कमी बनी, कमेटी बनी, सार्जेंट कमेटी।
ओके। और इसके जो चेयरमैन थे वो थे जॉन सार्जेंट, इसलिए इसका नाम था सार्जेंट कमेटी। ठीक है, उन्होंने बताया कुछ चेंजेस बताए कि भाई जो कि इंडियन एजुकेशन सिस्टम में कुछ चेंजेस होने चाहिए, और उन्होंने एक रिपोर्ट प्रेजेंट करी और रिपोर्ट दी उन्होंने कैबे को। कैबे को ये रिपोर्ट बहुत ज्यादा पसंद आई और उसने अप्रूव भी कर दी। ऑल्दो ये कभी भी अप्लाई नहीं हो पाई, एप्लीकेबल नहीं हो पाई, क्योंकि उससे पहले ही हमारे इंडिया आजाद हो गया था, उसको इंडिपेंडेंस मिल गई थी। पर ये जो रिपोर्ट है ना, इसने कुछ रिकमेंडेशंस दी थी जिसमें ये बोला जा रहा था कि भाई 40 साल के अंदर अगर उसकी रिपोर्ट की सारी बातें मान ली गई तो 40 साल के अंदर इंडिया के जो एजुकेशन सिस्टम है, इंडिया की जो एजुकेशन है, उसको इक्विवेलेंट कर दिया जाएगा टू दी ब्रिटेन। ब्रिटेन के लेवल तक ले आएंगे ये लोग कि भाई बिल्कुल एकदम इक्वल इक्वल वाली सीन पे आ जाओगे। तो अब देख लेते हैं कि ऐसे कौन से महान इनके रिकमेंडेशंस थे, है ना। तो भाई इन्होंने बोला कि देखो पहले क्या होता था, प्राइमरी हो गया, फिर आया हमारा हाई स्कूल आया, है ना। प्राइमरी हमारा 8th क्लास तक होता था, फिर हाई स्कूल आया, हाई स्कूल 10th तक होता था, फिर इंटरमीडिएट आया, वो हमारा 12th तक होता था, फिर यूनिवर्सिटी आ जाती थी, राइट, ऐसा होता था। अब उसने बोला कि एक काम करो, आप ना इंटरमीडिएट को हटा दो, ठीक है। और उसने बोला इस 8th को शिफ्ट करके 6th पे ले आओ। तो ही सेड कि पहले ना एलिमेंट्री स्कूल होगा, एलिमेंट्री स्कूल होगा 6th क्लास तक, और 6th क्लास से लेके 12th क्लास तक होगा हमारा हाई स्कूल। ही सजेस्टेड दिस मॉडल, और इसके बाद होगी यूनिवर्सिटी, ठीक है। ही सेड कि ये जो एलिमेंट्री होगा ना वो यूनिवर्सल होगा, सबको मिलेगा, कोई ऐसा नहीं रहेगा, मतलब कंपलसरी होना चाहिए, सबको मिलना चाहिए, कोई डिस्क्रिमिनेशन नहीं होना चाहिए, फ्री होगा बिल्कुल, और कंपलसरी होगा। ओके, ही सजेस्टेड दिस। ये प्री प्राइमरी, और उसने एक और चीज सजेस्ट करी कि ये तो प्राइमरी वाला एलिमेंट्री प्राइमरी हो गया, उसने एक प्री प्राइमरी एजुकेशन भी सजेस्ट करी जो कि मिलेगी 3 से 6 साल के बच्चों को, और ये जो एलिमेंट्री एजुकेशन है ये जो मिलेगी 6 से 11 साल के बच्चों को। ओके, ही सजेस्टेड दिस। अब सार्जेंट जो कमेटी थी उसने और किस चीज पे एम्फसाइज किया, देखिए उसने बोला कि 12th के बाद भी ऐसा नहीं है कि आप यूनिवर्सिटी में घुस जाओगे। उसने दो चीजें बोली कि भाई दो चीजें होनी चाहिए, एक तो होनी चाहिए वोकेशनल ट्रेनिंग, कि भाई अगर किसी को नहीं जाना और पढ़ाई करना है तो भाई अपनी स्किल सीखो और कमाओ। और फिर अगर जो एकेडमिक्स में बहुत ज्यादा अच्छा है, अच्छा आदमी है, उसको ही यूनिवर्सिटी में जाना चाहिए। तो उसने यहाँ पे रिस्ट्रिक्शन लगा दी थी। ओके, तीसरी चीज क्या हुई, जो सार्जेंट कमेटी थी उसने एम्फेसाइज किया इन टीचर्स ट्रेनिंग, के भाई टीचर्स को ट्रेनिंग दो तभी इनको अंदर लेके जाओ, वरना ऐसे काम नहीं चलेगा। अगर टीचर्स को ज्ञान नहीं होगा तो बच्चों को घंटा देंगे, ठीक है। और फिर क्या हुआ कि जो वर्धा स्कीम थी उसकी, उसने ये बोला कि जो वर्धा स्कीम है उसका ही मॉडिफाइड वर्जन है ये मेरा, ये जो सार्जेंट कमेटी के जो रिकमेंडेशन है वो वर्धा स्कीम का ही मॉडिफाइड फॉर्म है, ठीक है। उसने ऐसा कुछ बोला, और उसने एक और चीज करी थी फॉर द वेरी फर्स्ट टाइम। देखो जो सार्जेंट कमेटी है उसने सबसे पहली बार तो प्री प्राइमरी के बारे में बात करी थी, इससे पहले किसी कमेटी ने बात नहीं करी थी। और दूसरी चीज उसने क्या करी थी, उसने स्ट्रेस किया था ऑन द एजुकेशन ऑफ फिजिकली एंड मेंटली हैंडीकैप्ड पीपल, कि मेंटली और फिजिकली जितने भी हैंडीकैप्ड लोग हैं उनकी उनको भी एजुकेशन देना चाहिए, तो उसने उस पर भी फोकस किया था। ओके, सो लेट्स सी इट ऑन द स्लाइड कि फाइनल ब्लूप्रिंट ये था, ये कभी भी इम्प्लीमेंट नहीं हो पाया था। इसका गोल था कि भाई एजुकेशनल प्रायोरिटी मिले और इंग्लैंड के 40 साल में बिल्कुल बराबर हो जाएंगे हम, है ना। फ्री और कंपलसरी एजुकेशन होगी 6 से 16 साल के बच्चों, सॉरी 6 से 14 साल के बच्चों के लिए, जो कि एलिमेंट्री एजुकेशन होगी, है ना। अबॉलिशमेंट ऑफ इंटरमीडिएट, ये सारी चीजें थी। वी हैव ऑलरेडी अंडरस्टूड दिस। ये थोड़ा सा टाइमलाइन वाला पॉइंट है, सी इट। और बहुत सारा टाइमलाइन तो मैं आपको ऑलरेडी बता चुकी हूँ। So yeah, this is it for the video. If you want a question, I have not attached the question in this video, but it will be given in the description, so you can check out the description for the question. Okay. Thank you for watching. If you liked it, I know you wouldn't have, but still, if you would have liked it and you're still with me, then please do comment, share, and subscribe. Thank you. Bye bye.